सन 1950 के अंत में और 60 के दशक के शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपना शिकार बूढ़ी औरतों को बनाता था। यह सीरियल किलर पहले उनका बलात्कार करता, फिर निर्ममता से उनकी हत्या कर देता। इस सीरियल किलर का इतना आतंक था कि बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से डरती थी। आज के इस वीडियो में हम उसी सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से जानती है। 28 मई 1959 को रूथ ग्विन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम से घर की तरफ जा रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आता है जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक से रूथ के ऊपर हमला कर दिया जिससे रूथ बुरी तरीके से जख्मी हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रूथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले आया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। रूथ की चिल्लाने की आवाज कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उसके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रूथ को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर कुछ समय के बाद उसने दम तोड़ दिया। रूथ के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था। वह किसी काम से बाहर जा रही थी। एक कार में सवार व्यक्ति ने जबरन उसे कार में बैठाने की कोशिश की। रूथ ने उसका विरोध किया और वो जब वहाँ से भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उसके पीठ के ऊपर गोली चला दी, लेकिन रूथ उस घटना से बच गई। पर रूथ आज इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर के संबंधित नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। रूथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को एमांडा रॉकफेलो नाम की 73 वर्षीय महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश उसी के घर के कुछ दूर पड़ी मिली। फिर 10 फरवरी 1960 को एनकाउंटर नाम की महिला की हत्या तब कर दी गई जब वह चर्च जा रही थी। 2 मई 1960 को अल्मायरा मिलर नाम की 74 वर्षीय महिला की उसी के घर में उसका बलात्कार किया गया और फिर उसे मार दिया गया। 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन की उसी के फ्लैट में हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि उसके साथ भी बलात्कार हुआ है। इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और हत्या हो गई। मर्सिडीज लेंग्रोन 72 वर्षीय महिला की उसी के घर में बलात्कार कर चादर से गला घोट के मार दिया गया, लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एंडेला विलियमसन स्टोर पर से काम खत्म करके घर आई तो एक व्यक्ति को उसने अपार्टमेंट से बाहर आते देखा। वह व्यक्ति एक श्वेत था जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वजन लगभग 70 किलो का था। काले कलर का धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिये के बारे में जब मीडिया में बात पहुंची तो यही से उसका नाम बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति का स्केच बनवाकर पूरे शहर में लगवा दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को यह खबर मिली कि केच से मिलता जुलता आदमी कहीं पर देखा गया है जिसके हाथ में भी रबर की सफेद बॉल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम नोबल हार्पर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था, लेकिन इसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। बात साफ हो गई कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। उसे 2 दिन बाद रिहा कर दिया। 10 जुलाई को सेंटियागो में से एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया जिसकी शक्ल हूबहू स्केच वाले शक्ल से मिलती जुलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एडेला विलियमसन ने पुलिस को बताया था, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके कारण इसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट से एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी गई जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमंड वॉर्ड क्लेमन नाम के एक व्यक्ति को उसी जगह पर से अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगह की तलाशी ली गई तो नीना टी थरोन नाम की एक महिला की लाश पुलिस को मिली जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। क्लेमन ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। क्लेमन ने पुलिस को बताया नीना को उसने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उसे बताया कि वही बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमन का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया। इसमें उसने नीना की हत्या की बात तो बिल्कुल कबूली, लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर की बात उसने झूठ बोली थी। नीना के हत्या का दोष क्लेमन के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वो अब भी उनकी गिरफ्त से दूर था। संदेह के आधार पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत न होने के कारण उनको भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ हत्याएं कम होती गई
और धीरे धीरे लोगों के जहन से यह किलर उतरता गया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि द बाउंसिंग बॉल किलर आखिर कौन था।